हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, कल हमारा जो लेक्चर था वहाँ हमने जाते जाते कुछ तो भी कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई को स्टार्ट किया था। हमने सेक्शन नंबर 7 को स्टार्ट किया था ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, जहाँ हमने देखा था सेक्शन 7 में कि सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 बोल रहा था सप्लाई इंक्लूड्स। सप्लाई इंक्लूड्स में वहाँ हमारे पास 4 पॉइंट्स थे, ए बी सी डी। ए में उसने बोले ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ इन द नेम ऑफ सेल। सेल क्या है? बार्टर, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, ट्रांसफर, एक्सचेंज, डिस्पोजल, रेंटल, लीज और लाइसेंस मेड और agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business। तो उसको आप क्या बोलोगे? सप्लाई बोलोगे। मतलब ये निकला था कि अगर हमने सेल किया है, हमने बार्टर में पार्टिसिपेट किया। बार्टर समझते हो ना? कमोडिटी टू कमोडिटी ट्रांजैक्शन। हमने कुछ एक्सचेंज किया है, दिवाली एक्सचेंज ऑफर। ठीक है, ट्रांसफर, किसी को कुछ हमने ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, रेंट, कुछ लीज, डिस्पोजल और लाइसेंस भी अगर हम इशू कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें जो या तो हो चुकी हैं, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन। और ये सब चीजें किसके लिए हो? कोई कंसिडरेशन के लिए हो। और वो भी कब? जब वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो, मतलब बिजनेस के रिलेशन में हो, तो ही इनको हम क्या बोलेंगे? सप्लाई बोलेंगे। ये हमको बोला 7(1)(a) ने। फिर 7(1)(b) ने बोले इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज भी क्या होगा? सप्लाई होगा। बट ध्यान रखना, उधर भी कंसिडरेशन का होना जरूरी है। कंसिडरेशन नहीं है तो फिर वो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस सप्लाई नहीं होगा। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस सप्लाई तभी होगा जब वहां पे कंसिडरेशन होगा। अच्छा सर, बिजनेस पर्पज के लिए होना जरूरी है क्या? इसका भी नहीं। इसका बिजनेस पर्पज के लिए होना जरूरी नहीं है। यानी अगर अपने प्राइवेट पर्पज के लिए मंगवाया है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया है, जिसका आपने कंसिडरेशन पे किया है, देन वो भी सप्लाई होगा। फिर 7(1)(c) ने हमको बोला कि कुछ एक्टिविटीज है जो शेड्यूल 1 में दी गई हैं, उनमें अगर कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी वो सप्लाई है। फिर 7(1)(d) ने बोला शेड्यूल 2 में जो भी एक्टिविटीज दी गई हैं वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस आपको माननी पड़ेंगी। ठीक है, ये था 7(1)(a), जहां 7(1) जहां हमको बताया गया सप्लाई में ये चीजें आएंगी। फिर 7(2) बोलता है सप्लाई एक्सक्लूड्स। यहाँ पे सप्लाई लेना ही नहीं है, सप्लाई एक्सक्लूड्स। सप्लाई एक्सक्लूड्स में हमने देखा कि 7(2) का ए जो था, वहां हमने देखा कि वहां पे हमारे पास उसने बोला कि भाई जो शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज गिवन है, जो ट्रांजेक्शन गिवन है, वो कभी भी सप्लाई नहीं हो सकते, फिर चाहे वो कंसिडरेशन के लिए हो ना हो, चाहे वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो या ना हो। ठीक है, और साथ साथ ऐसे कुछ एक्टिविटीज है, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन जिसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी एज पब्लिक एंटरप्राइज एंगेज है, तो वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये हमने कुछ देखा था। और 7(3) में बोला गया कि भाई जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है? क्लासीफाई कर सकती है कि भाई ये चीज को हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे और ये चीज को हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। ये था हमारे सेक्शन 7(3) में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 7 में ये पूरा हमको दे रखा था सप्लाई के रिगार्डिंग, कि सप्लाई ये होता है। तो आई होप आपको लोग को समझ में आ गया हो कि सप्लाई क्या होती है। और स्टिल नहीं आया तो बच्चों, यहाँ पे हम एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं छोटा सा समझने के लिए, फॉर आर अंडरस्टैंडिंग, और देखते हैं क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, बोलो ठीक है? ठीक है, तो अच्छी बात है। देखिएगा, सप्लाई, ये है हमारा सेक्शन 7। यहां बोला इसने दो ले लो, इसको आप दो में डिवाइड कर लो। ठीक है, डिवाइड कैसे करोगे? तो इसने बोला भैया एक तो सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई में क्या आएगा, और सप्लाई एक्सक्लूड्स, सप्लाई में क्या नहीं आएगा। तो जो आएगा वो तो था 7(1) में, जो आएगा वो तो था 7(1) में, और जो नहीं आएगा, जो एक्सक्लूड्स में जाएगा, वो था 7(2) में। सही बात है, ऐसा ही चल रहा था। भाई देखो, याद अच्छे से करना है, सब चीज याद रखनी, तो उसको ऐसे फ्लो चार्ट बना के कर लोगे तो बहुत बढ़िया और बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 7(1) और 7(2)। 7(1) में बोला इंक्लूड, 7(1) में बताया गया क्या क्या सप्लाई है, और 7(2) में बोला गया क्या सप्लाई नहीं है, एक्सक्लूड। ठीक है, अब देखो आगे 7(1) को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। जब मैं 7(1) को फर्दर क्लासीफाई करने जाऊंगा, एक मिनट, 7(2) को हम थोड़ा दूर ले चलते हैं।
ये तो स्पेस मैनेजमेंट का दिक्कत हो जाएगा हमको। 7.2 क्या बोला गया है इसमें, एक्सक्लूड। ठीक है, हाँ चलिए। तो अभी हम आते हैं 7.1 के ऊपर, पहले रुक करते हैं उसको, देखते हैं वो क्या बताना चाह रहा है हमको, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन 7.1 हमको देना चाह रहा है, देखते हैं बच्चों। तो 7.1 बोला कि भाई सप्लाई इंक्लूड्स, तो उसमें भी हमारे पास दो कैटेगरी निकल के आ गई। दो कैटेगरी सर, कौन सी दो कैटेगरीज निकल के आ गई बेटा? दो कैटेगरी निकल के तो आई, आपने ध्यान नहीं दिया। एक विथ कंसिडरेशन, और एक विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, सप्लाई यहाँ पे हमारे पास दो तरीके से बढ़ गई कि भाई ऐसे कुछ एक्टिविटीज उनको सप्लाई तभी मानोगे जब किसके लिए हो, वो कंसिडरेशन के लिए हो, और ऐसी कुछ एक्टिविटीज जिनका कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी उनको क्या मानना पड़ेगा, सप्लाई मानना पड़ेगा। ठीक है, विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। ये जो विदाउट कंसिडरेशन है, ये जो विदाउट कंसिडरेशन है बच्चों, ये है हमारा सेक्शन 7.1 का कौन सा सब क्लॉज, सब क्लॉज सी। ठीक है, यानी यहां पे बात की जा रही है कि बोले शेड्यूल 1 में जो भी आइटम्स स्पेसिफाइड हैं, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन उनको क्या मानना पड़ेगा, सप्लाई मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करता है विद कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन में कौन कौन आ रहा है, आप देखो, विद कंसिडरेशन में आ रहा है हमारे पास, विद कंसिडरेशन में हमारे पास है भैया तीन तीन पार्टी के लोग हैं। ठीक है, विद कंसिडरेशन में 7.1 ए भी है, तो 7.1 बी भी है, और 7.1 सी भी है। ठीक है, ये तीनों केसेस में विद कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना जरूरी तभी सप्लाई होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, फिर 7.1 ए, तो यहां पूरी लंबी चौड़ी हमको लिस्ट दे दी कि भैया ये चीजों को आपको क्या लेना है, सप्लाई लेना है। कौन कौन सी चीजें दी सर? तो बेटा यहां दिया उसने हमको सेल, बार्टर, ट्रांसफर, एक्सचेंज, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, और एक और कुछ तो भी था, क्या था? लीज, रेंटल, डिस्पोजल और लाइसेंस। ठीक है, तो ये 8 कुछ एक्टिविटीज है, ट्रांजैक्शन है, अगर इनका आपने क्या किया है, सप्लाई किया है फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। सेल किया है, सप्लाई माना जाएगा। बार्टर, सप्लाई माना जाएगा। लाइसेंस दिया है, सप्लाई माना जाएगा। एक्सचेंज किया है, सप्लाई माना जाएगा। डिस्पोजल किया है, अरे सप्लाई माना जाएगा, बात ही खत्म 7.1 ए में। ठीक है, कंसिडरेशन के लिए है मेड और अग्रीड टू बी मेड, मेड और अग्रीड टू बी मेड। ठीक है, और बिजनेस पर्पस के लिए भी होना इनका जरूरी है, मतलब इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए ये, तो ही इनको सप्लाई मानेंगे। अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो सप्लाई नहीं मानेंगे इनको। ठीक है, तो ये तो था 7.1 है। फिर 7.1, मैं पहले 7.1 सी ले लूंगा, मैं 7.1 बी नहीं लूंगा। उसका एक कारण है, अभी देखना आपको कारण पता चलेगा। मैं इधर पहले 7.1 सी को इंक्लूड करूंगा और बी को मैं यहाँ अलग रखता हूँ। ठीक है, 7.1 सी में अलग से क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, देखने का बच्चों। अभी 7.1 सी में भी वो एक्टिविटीज गिवन है बच्चों। 7 सी में क्या है, 7 सी में बोला कि भाई शेड्यूल 2 में जो एक्टिविटीज और जो ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड हैं उनको आपको एज इट इज लेना है। शेड्यूल 2 में बोला कि ये जो है ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो उसको आपको सप्लाई ऑफ गुड्स ही लेना है। शेड्यूल 2 में बोला ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो आपको उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानना है। ठीक है, आई बात समझ में? तो वो चीज 7.1 बी में सप्लाई में ये चीजें भी आ गई, और ये चीजें भी होंगी, ये भी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही होनी चाहिए, तो ही इनको सप्लाई मानोगे।
अगर ये भी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हुई तो इनको भी सप्लाई नहीं मानोगे। तो देखो 71A और 71C में कॉमन चीज क्या, 71A और 71C में कॉमन चीज ये कि भैया ये दोनों जो ट्रांजेक्शन है ना, ये होने चाहिए किसमें, ये होने चाहिए इन दी कोर्स और वी कैन से फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर ये इन दी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुए हैं तो ही इनको सप्लाई कहोगे। अगर ये इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हुए हैं, 71A का आइटम और 71C का आइटम, तो इनको सप्लाई मत बोलना। और इनमें कंसिडरेशन का भी रिक्वायरमेंट था, याद है? तो कंडीशन ऐसे कवर हो रही है हमारी सारी, जो हमने वहां एक एक लाइनें पढ़ी थी ना, यहाँ कंडीशन ऐसे कवर हो रही है। समझते हो? तो चार्ट बनाने से काम आसान हो जाता है बस। अब 71B को हमने अलग रखा, क्यों रखा था उसके पीछे कारण है। क्यों? क्योंकि 71B में बच्चों, 71B में क्या आता है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। क्या आता है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। कि अगर आपने सर्विसेज को क्या किया है, इंपोर्ट किया है फॉर सम कंसीडरेशन, तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। बट ध्यान रखना यहां पे इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के अंदर ऐसा नहीं दिया गया कि ये किस में होनी चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब चाहे आप चाहे आप इसे प्राइवेट यूज के लिए मंगवा रहे हो या बिजनेस यूज के लिए मंगवा रहे हो, किसी के लिए भी मंगवा रहे हो, अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी हैं और उसके लिए आपने कंसीडरेशन पे किया है तो उसको सप्लाई माना जाएगा। बात खत्म। तो ये था बच्चों हमारा सप्लाई इंक्लूड्स। ठीक है, यहाँ ध्यान रखने का, विदाउट कंसिडरेशन में शेड्यूल 1 में जो भी एक्टिविटीज या जो भी आइटम दिया गया है वो आपको क्या मानना है, वो आपको सप्लाई मानना है। शेड्यूल 1। सर इधर कंसिडरेशन पेबल है? नहीं बच्चों, बिना कंसिडरेशन के भी ये क्या है, सप्लाई है। यही एक अकेला ऐसा आइटम है शेड्यूल 1 की एक्टिविटीज, यही एक अकेलौती ऐसी आइटम है जो विदाउट कंसिडरेशन भी क्या है, सप्लाई है। बाकी तो सब कंसिडरेशन के साथ ही सप्लाई है। समझ रहे हो? ये इसलिए स्पेशल है, इसलिए इसको अपन ने अलग रखा है। आ रही मेरी बात समझ में? अभी क्वेश्चन अराइजेस सर शेड्यूल 1 में जो एक्टिविटीज दी है कि सर ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए क्या? अगर अलग से कुछ नहीं लिखा है तो बेटा हाँ, ये भी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगी। ठीक है, ये भी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। ओके, चलो ये हो गया सप्लाई इंक्लूड्स। सप्लाई में क्या क्या आएगा हमको समझ में आ गया, फाइन। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए। बस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का कंडीशन कहाँ नहीं है, केवल 71B में नहीं है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के अंदर। क्लियर है बात मेरी? बोलो क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं सप्लाई एक्सक्लूड। सप्लाई में किस चीज को हम शामिल नहीं करते हैं, तो सप्लाई एक्सक्लूड्स में बोला गया बच्चों, सप्लाई एक्सक्लूड्स के भी हमको 2 पार्ट करने पड़ देंगे। यहाँ भी हमारे पास एक तो 72A है और 72B है। तो 72A में सिंपल सी उसने बात बोल दी कि भैया ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे वो एक्टिविटीज है, वो ट्रांजेक्शन्स जो आपको शेड्यूल 3 में गिवन है, वो एक्टिविटीज है, वो ट्रांजेक्शन जो आपको कहाँ गिवन है, शेड्यूल 3 में गिवन है। इनको आपको कभी भी सप्लाई नहीं लेना है। ठीक है, फिर चाहे वो कंसिडरेशन के लिए हो ना हो, फिर चाहे वो मेड और अग्री टू बी मेड हो ना हो, फिर चाहे वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो। समझ रहे हो? अगर ये मतलब इसमें शेड्यूल 3 में जो आइटम्स दिए हैं उसके लिए अगर मैंने कंसिडरेशन भी पे किया है, मैंने इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी किया है, तो भी मुझे उसको बिजनेस नहीं लेना है, क्योंकि मुझे इसको कहां दिया गया है, सप्लाई एक्सक्लूड्स के अंदर दिया गया है 7.2 का क्लॉज 7.2A में। शेड्यूल 3 में जो आइटम्स गिवन है, कौन कौन से आइटम्स गिवन है हम देखेंगे, डोंट वरी। आई बात समझ में? फिर 7.2B में भी बोला गया कि भैया बात ऐसी है कि जहां पर के CG, SG या लोकल अथॉरिटी एंगेज्ड हैं एज पब्लिक अथॉरिटी, तो उन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस को भी आपको सप्लाई नहीं मानना है। आई बात समझ में? और 7.3 तो बोलता है कि फर्दर जो भी आगे चल के अगर GST काउंसिल जो भी रिकमेंडेशन देगा उसको आप सप्लाई मान लोगे, बात खत्म। तो उसको हमको लेने की जरूरत ही नहीं है। जो मेन जो है वो हमारे 7.1 और 7.2 ही हैं, सप्लाई इंक्लूड्स एंड सप्लाई एक्सक्लूड्स। तो ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया। अब ये फ्लो चार्ट आगे और बड़ा बन सकता है। कैसे बड़ा बनेगा? शेड्यूल 2 की जो लिस्ट है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो पूरा चाहो तो,
मतलब एक ही जगह अगर आपको मन कर रहा है सारा रिवीजन एक ही जगह हो जाए, मेरे को शेड्यूल 2 के आइटम्स भी पता चल जाए, मेरे शेड्यूल 1 के भी आइटम पता चल जाए, मेरे शेड्यूल 3 के भी आइटम्स पता चल जाए, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हो कि सब एक ही जगह हो जाए, तो अच्छे से आप यहाँ पे स्पेस देके बनाना ये फ्लो चार्ट। शेड्यूल 2 जो मैंने लिखा है वहाँ पे स्पेस रखना, उसके लिए नीचे लंबी चौड़ी लाइन रखना, ताकि वहाँ पे जो आइटम्स है हम उसको लिस्ट आउट कर सकें। शेड्यूल 1 के पास भी स्पेस छोड़ देना, ताकि वहाँ जो आइटम्स है हम उनको यहाँ पे लिस्ट आउट कर सके शेड्यूल 3 के आइटम, सेम इन द केस ऑफ शेड्यूल 3 ऑल्सो। ताकि एक ही जगह तुम्हारा पूरा सप्लाई कॉन्सेप्ट तुम्हें एक ही पेज पे मिल जाएगा, तुमको अलग अलग पेजेस पढ़ने का नीड नहीं रहेगा। समझ रहे हो ऐसा चीज़? तो ये काम कर सकते हो। तो बच्चों चलो जल्दी से, मैं एडवाइस दे रहा हूँ तुमको, ये बना लो, ठीक है। बना लोगे फ़ायदे में रहोगे। चलिए अभी देख लो कैसा है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। सप्लाई इंक्लूड्स एक्सक्लूड्स, फिर यहाँ आपका विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, एक्सक्लूड्स में दो पार्ट करने हैं, और यहाँ पे 7(1)(a), 7(1)(c) पहले लेना, फिर 7(1)(b), इनमें कॉमन बताना है कि ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, ठीक है। और इस तरीके से लेगा, तो पेपर को ऐसा वर्टिकल ना लेके ऐसा हॉरिजॉन्टल कर लो। दो पेपर, ठीक है, दो पेपर ले लो आराम से पूरे पूरे, मतलब अभी तुम अगर तुम राइट हैंड साइड पे तो पूरा पलट लो, दो पेपर आ गए, दोनों को ऐसा कर लो, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में ले लो, और फिर ये बहुत लंबा चौड़ा स्पेस मिल गया आपको, इसमें आराम से तुम्हारा ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करो, ताकि हर एक आइटम जो मैं हम लिखना है ना, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 का, वो भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। करो कॉपी जल्दी से, लो वीडियो को पॉज कर लो, कॉपी करो यहाँ तक, फिर मैं आगे, फिर उसको स्क्रीन को आगे ले चलता हूँ, ठीक है। करो इसको कॉपी, कर लिया होगा वीडियो पॉज करके कॉपी, ठीक है। अब इसको ले लो, किया, वो हो गया। इधर आ जाओ सप्लाई एक्सक्लूड्स पे और यहाँ ये चीज़ किया, अब ये चीज़ ले लो, यहाँ पे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 इनका लिस्ट आएगा अभी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, फाइन। तो ये था हमारा बच्चों सेक्शन नंबर 7, जहाँ पे हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक तुमको? कोई दिक्कत तो नहीं किसी में? कोई दिक्कत हो तो बच्चों पूछने का, ठीक है। अभी बच्चों देखो, यहाँ पे दो तीन वर्ड्स आए जो हमको समझने हैं। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस हम बिजनेस का डेफिनेशन हम देख चुके हैं ऑलरेडी, कि भैया बिजनेस से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी किया, बिजनेस के आड़ में अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया तो उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर आपने जैसा होता है ना बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं कहीं, तो आपने बिजनेस के ही उसमें प्रभाव में आके कोई ट्रांजेक्शन किया तो उसको सप्लाई मानेंगे। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब ये होता है, और बिजनेस का डेफिनेशन हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। बट यहाँ पे भी एक और वर्ड था जो हमारे सामने हमको देखने को मिला, जो नया था हमारे, वो था कंसिडरेशन, ठीक है। ऐसा था कि विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन है तो सप्लाई है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन क्या है? क्या सिर्फ पैसा ही कंसिडरेशन की डेफिनेशन है? तो एक नई टर्म हमको देखने को मिली है और हमारे लिए जरूरी है इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो चलिए एक बार हम कंसिडरेशन का डेफिनेशन चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, इसको हम यहीं छोड़ते हैं क्योंकि इसको हम पूरा करेंगे, पूरा करेंगे इन द सेंस शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 के साथ हम इसको पूरा फिल करेंगे, तो वहाँ हम इसको यूज़ कर लेंगे। अभी हम आते हैं नए पे, ताकि जहाँ आपको कंसिडरेशन का डेफिनेशन देखने का है। तो देखिए बात करते हैं डेफिनेशन हम किसका, कंसिडरेशन का, क्योंकि बार बार बोल रहा है क्या, विद कंसिडरेशन 7(1)(a) और 7(1)(c), सी नहीं, 7(1)(a), 7(1)(b) और 7(1) क्या था, एक और था जो विद कंसिडरेशन में कौन कौन आ रहा है, बताओ जल्दी बताओ, विद कंसिडरेशन में कौन कौन आ रहा है? विदाउट कंसिडरेशन में कौन है, चलो बताओ, बता दिया तुम लोगों ने? ठीक है, मैं सुनाई दे गया। तो 7(1)(a), 7(1)(b) और 7(1)(d), ये विद कंसिडरेशन वाला है। 7(1)(c) अकेला विदाउट कंसिडरेशन वाला है, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैंने मैंने एक मिनट, एक मिनट, शेड्यूल 2 तो 7(1)(d) में आता है ना, हमने सी लिख दिया, ओके ओके ओके, इसको डी कर लो बच्चों,
इसको डी कर लो, शेड्यूल 2 तो सेन 1 डी में आता है, वो सी वो ए बी सी कोई बात नहीं, सेन 1 सी वो हमारा शेड्यूल 1 है, ठीक है, वो हमारे सेन 1 सी में गिवन है, शेड्यूल 2 जो है वो सेन 1 डी में गिवन है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आ रहा है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कंसिडरेशन होगा तो सप्लाई मानेंगे, कंसिडरेशन होगा तो सप्लाई मानेंगे। तो कंसिडरेशन का आखिर मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन अंडर द जीएसटी एक्ट? देखने का बच्चों, कंसिडरेशन का मतलब क्या? सबसे पहली बात, कंसिडरेशन, ये जो डेफिनेशन हमको गिवन है सेक्शन 231 में ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, और कंसिडरेशन का डेफिनेशन हमको बोलता है बच्चों कि कंसिडरेशन रिलेशन टू दी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स। तो कंसिडरेशन के यहाँ पे दो डेफिनेशन है, मतलब दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिसमें उसको कंसिडरेशन कवर किया गया है। पहला है ए में बोलता है एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, जो एनी पेमेंट जो आप तो कर चुके हो या आपको पेमेंट करनी है, ठीक है, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ या इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central government or state government, उसको आप क्या बोलोगे? कंसिडरेशन बोलोगे। सर क्या बोला? कंसिडरेशन का मतलब नहीं समझ में आया सर। देखो बच्चों समझना क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई भी पेमेंट, ठीक है, ए में बोला पेमेंट जो या तो कर चुके हो मेड और आपको और टू बी मेड या वो पेमेंट करना है इन फ्यूचर, ठीक है, फिर चाहे वो पेमेंट मनी में हो या अदरवाइज, अदरवाइज मतलब काइंड में भी हो सकती है, जरूरी नहीं सिर्फ पैसे में पेमेंट हो, ठीक है, काइंड में भी पेमेंट हो सकती है। तो पेमेंट चाहे वो मनी में हो या अदरवाइज हो, ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पेक्ट टू या इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ मतलब या तो सप्लाई ऑफ गुड्स को करवाने के बदले, या आपको सप्लाई ऑफ गुड्स करवाना है, सर्विसेज करवाना है, तो उसके लिए आप जो पेमेंट कर रहे हो किसमें? मनी में या इन काइंड, ठीक है, तो वो जो भी पेमेंट आपको रिसीव हुआ है या रिसीव होगा, ठीक है, किसके लिए? इन रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पॉन्स टू या फॉर द इंड्यूसमेंट, या वो सप्लाई करवाने के लिए, इंड्यूसमेंट है सप्लाई करवाने के लिए, ठीक है, फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, ठीक है, जो भी पेमेंट आपको रेसिपिएंट ने या रेसिपिएंट ने नहीं करके किसी और पर्सन ने वो पेमेंट किया है, ठीक है, तो वो किस में आएगा बच्चों? कंसिडरेशन में काउंट होगा। बट ध्यान रखना इसमें एक चीज बोल रहा है कि कंसिडरेशन में बोला गया कंसिडरेशन एक्सक्लूड्स, कंसिडरेशन में क्या नहीं आता है, ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है कि कंसिडरेशन एक्सक्लूड्स सब्सिडी। कौन सा सब्सिडी बच्चों? सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी सब्सिडी जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, वो सब्सिडी पे बच्चों क्या नहीं लगेगा, उसको आप, उसको मतलब उस सब्सिडी को आप कंसिडरेशन नहीं बोलोगे, ठीक है, उसको आप कंसिडरेशन नहीं मानोगे। बाकी किसी भी गुड्स सर्विसेज या दोनों और बोथ के संदर्भ में या उनके रिलेशन में क्या हुआ है, आपको कोई पेमेंट रिसीव हुआ या पेमेंट रिसीव होना है किसी रेसिपिएंट से या किसी भी पर्सन से, ठीक है, या तो मनी के अंदर या इन काइंड में, तो वो जो भी पेमेंट आपको रिसीव होगा इन रिस्पॉन्स टू या इन रिस्पॉन्स टू दी सप्लाई ऑफ गुड्स या इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स या फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, या वो सप्लाई करवाने के लिए आपको मैं चाहता हूं कि आप वो गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करो, तो उसके लिए मैं आपको जो पेमेंट करना चाह रहा हूं ताकि आप मुझे सप्लाई करोगे, तो उस सप्लाई के गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई के बदले आपको जो भी पेमेंट रिसीव हो रहा है वेदर इन मनी और इन अदरवाइज, तो वो जो पेमेंट रिसीव होगा ना आपको, ठीक है, वो क्या होगा? वो कंसिडरेशन कहलाएगा, ठीक है, एज पर सेक्शन 231 सब क्लॉज ए। बट ध्यान रखना एक्सप्रेसली बोला है सब्सिडी
जो किससे मिलेगा, गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी सब्सिडी मिलता है उसको आपको कंसिडरेशन नहीं मानना है, वो कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका सेकंड क्लॉज, सेकंड सब क्लॉज दैट इज बी, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज बी बोलता है बच्चों के द मॉनेटरी वैल्यू, भाई ऊपर वाला तो है, साथ ही साथ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, ठीक है सुनना, यहां पे बोल रहा है मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू किसका, ऑफ एनी एक्ट, एनी एक्ट या फॉरबियरेंस, ठीक है, monetary value of any act or forbearance in respect of, in response to, or for the inducement of the supply of goods or services whether by the recipient or by any other person but shall not include any subsidy given by central government state government। तो यहाँ पे इसने भाई एक जगह तो सीधा सीधा बोल दिया पेमेंट सीधा सीधा जहां हो रहा है, ठीक है, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, वो कंसिडरेशन है। और यहाँ पे पेमेंट सीधा सीधा नहीं हो रहा है, यानी जहाँ पे डायरेक्टली आप पेमेंट, सामने वाला पेमेंट नहीं कर रहा है मुझे, बल्कि क्या कर रहा है, वहां पे मेरे को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है मॉनेटरी वैल्यू। किस चीज का मॉनेटरी वैल्यू सर, अरे वहां पे कोई एक्ट या फॉरबियरेंस हो रहा है इन रिलेशन, इन रिस्पेक्ट टू या फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स, तो वो फॉरबियरेंस है, वो एक्ट भी क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। सर पेमेंट तो समझ गए, पेमेंट जो आएगा या तो पेमेंट आ जाएगा कैश के, मनी 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 के अंदर, या कुछ इन काइंड आपको पेमेंट हो जाएगा, वो समझ में हम बात, कोई दिक्कत नहीं। ये एनी एक्ट और फॉरबियरेंस क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय एनी एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस। देखो बच्चों क्या हुआ इसको हम ऐसे लेते हैं कि हाँ, मैं जिस बिल्डिंग में हूँ अभी, जिस बिल्डिंग में हमारा ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट, जो ग्राउंड फ्लोर है ना, ग्राउंड फ्लोर पे एक टेनेंट है, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ वो टेनेंट ये खाली कर दे, ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि वो टेनेंट वो शॉप खाली कर दे। तो जो इस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड हैं उनसे मैंने बात किया कि ऐसी ऐसी बात है, बोले ठीक है देखते हैं, उन्होंने वो काम किया ही नहीं। मैंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, उस लैंडलॉर्ड को मुझसे काम पड़ा कि सर आप मेरा ये काम कर दोगे क्या। उनको कुछ गुड्स चाहिए था जो मैं डिलीवर कर सकता था, मैं ही डिलीवर कर सकता था अकेला बस, ठीक है, मेरे पास था उसका राइट। तो उन्होंने मुझसे कहा सर मुझे आप ये गुड्स का आप डिलीवरी कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है कर दूंगा। मैंने बोला देखो मुझे पेमेंट नहीं चाहिए आपसे, आप हमारे लैंडलॉर्ड हो, मैं आपसे क्या पेमेंट लूंगा। बोले नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, बट आप एक काम करना, ये जो नीचे जो बंदा है ना, बस ग्राउंड फ्लोर पे, इसको खाली करवा दो, अब इसको अब मत रखो, कोई दूसरा टेनेंट रख लो अब। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फॉर दी सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी मैं जो गुड्स सप्लाई करने वाला हूँ उनको, उसके बदले मैंने कोई इनसे कोई पेमेंट नहीं मांगा है, ना ही मनी की फॉर्म में, ना ही इन काइंड। मैंने क्या बोला, मैंने उनको एक एक्ट करने को बोला है, कि मैंने उनको एक काम करने को बोला उसके बदले, कि आप एक काम करो, आप इससे ये खाली करा दो। तो यहाँ पे जो एक्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो ये एक्ट है, ये एक्ट भी क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। समझ रहे हो, कई बार ऐसा होता है ना, कई ट्रांजेक्शन ऐसे एंटर कर लेते हैं जिसके लिए हम पेमेंट नहीं करते हैं, ना तो काइंड में, ना ही मनी के अंदर, हम क्या करते हैं उसके लिए कोई, उसके बदले कोई दूसरा काम कर देते हैं, एनी एक्ट और फॉरबियरेंस। तो यहाँ पे जीएसटी के अंदर वो एक्ट और फॉरबियरेंस को भी क्या किया गया है, कंसिडरेशन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, ठीक है, ताकि कोई भी चीज सप्लाई की डेफिनेशन से बच ना सके। फॉरबियरेंस मतलब समझते हो, फॉरबियरेंस मतलब कुछ बेयर करना। बोले बेयर करना मतलब समझे नहीं, क्या हुआ कि एक फॉरबियरेंस का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अभी देखो फॉरबियरेंस को समझते हैं, मैं हूँ और मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है, ठीक है, अच्छा काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, अच्छा अच्छा बिल्डिंग बनाता है। तो मैंने उससे कहा कि आप एक काम करो, ठीक है, मुझे, मैंने मेरे फ्रेंड से कहा, ठीक है, मैंने उनसे कहा कि आप है ना मुझे मेरा घर डिज़ाइन करके दो, ठीक है। अभी वो मेरा फ्रेंड है, मैंने कहा आप मुझे एक काम करो, मुझे मेरा घर डिज़ाइन करके दो। तो
वो अग्री कर गया, ठीक है मैं करके दूंगा। मैंने कहा आप जो पैसा मांगोगे मैं दे दूंगा। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे को पैसा नहीं चाहिए तुमसे यार, तुम मेरे दोस्त हो अच्छे खासे, 15 साल की दोस्ती है, ऐसे पैसा नहीं लूंगा मैं तुमसे। मैंने कहा अच्छा वाह ये तो अच्छी बात है, आप मुझसे पैसा नहीं लोगे। बट उसने वैसे बोला कि तुम्हारा जो घर है ना, मैं उसी के पास मैं अपना घर भी बनाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोले बस बनाऊंगा, तुमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए था? मुझे मेरा घर चाहिए था ऐसा जिसके आसपास कोई घर ही नहीं हो, ठीक है। बट अब मैंने जमीन भी ऐसी जगह ली थी जहां पे आसपास कोई घर ही नहीं था, क्योंकि मुझे अकेले रहना था, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, मुझे क्योंकि मेरा घर उसी से डिजाइन करवाना है, वो किसी और से डिजाइन करवाना ही नहीं, मुझे उसी से डिजाइन करवाना है, ठीक है। यानी वो क्या करेगा, सप्लाई और सर्विस करेगा, और वहां पे कंसिडरेशन कुछ पे नहीं हो रही है। उसने बोला पैसा नहीं चाहिए, और उसने मुझसे क्या बोला कि जब मैं अपना घर तुम्हारे पड़ोस में बनवाऊंगा तो तुम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करोगे, तुम ऐसा आनाकानी नहीं करोगे, तुम फालतू के वो क्या कहते हैं डिस्प्यूट्स अराइज नहीं करोगे, ठीक है। तुम ऑब्जेक्ट नहीं करोगे मेरे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस को तुम्हारे पड़ोस में। मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब सह लेंगे, थोड़ा क्या दिक्कत है, रहना मुझे अकेले था, बट ठीक है, अब क्या, अब मुझे तुमसे घर डिजाइन करवाना है तो अब ठीक है थोड़ा सह लेंगे। तो ये जो सहना पड़ रहा है मुझे, ये जो मेरे ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है फॉरबेरेंस, इसे बोलते हैं फॉरबेरेंस। कि टू नॉट क्या करना, टू रिस्ट्रिक्ट समवन, क्या किसी एक बंदे को कोई एक्ट करने से क्या करना, रेस्ट्रिक्ट कर देना, दिस इज कॉल्ड फॉरबेरेंस, ठीक है। फॉरबेरेंस का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन को कोई एक्ट करने से रोक देना। उसने यहाँ पे मुझे रोका, कैसे रोका, कि तुम ऑब्जेक्शन नहीं उठाओगे मेरे घर के कंस्ट्रक्शन पे, तो मुझे मेरे एक्ट को क्या कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो दिस इज कॉल्ड फॉरबेरेंस। तो बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए या दोनों के लिए अगर, ठीक है, फॉरबेरेंस हो रहा है या कोई एक्ट हो रहा है, तो वो एक्ट या वो फॉरबेरेंस का क्या देखा जाएगा, मॉनेटरी वैल्यू देखा जाएगा, और उस मॉनेटरी वैल्यू को क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। यहाँ पे बोला कि भाई पैसे का तो कुछ सवाल ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो फिर क्यों सप्लाई माने हम इसको, यहाँ पे तो कंसिडरेशन ही नहीं है। तो जेसी ने बोला बोला ऐसे कैसे कंसिडरेशन नहीं है, एक्ट है, फॉरबेरेंस है, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पॉन्स टू, इन रिलेशन टू, या फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मैंने कहा हाँ है, एक्ट और फॉरबेरेंस है, तो बस वो एक्ट और फॉरबेरेंस ही कंसिडरेशन माना जाएगा। तो सर कंसिडरेशन कैसे लोगे, तो उन्होंने कहा कि जो भी एक्ट जो भी फॉरबेरेंस होगा उसका एक मॉनेटरी वैल्यू अपने आप वो अपने हिसाब से निकालेंगे, उस मॉनेटरी वैल्यू को क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। और क्योंकि कंसिडरेशन है इस तरह के ट्रांजेक्शन में, तो बेटा ये सप्लाई है, बात ही खत्म। समझ में आई बात? तो बेटा कंसिडरेशन में सिर्फ जरूरी नहीं है कि केवल पेमेंट हो मनी के अंदर या काइंड के अंदर, अगर कोई एक्ट है, कोई फॉरबेरेंस है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मुझे उससे क्या लेना है, मुझे अपना घर डिजाइन करवाना है तो मैं सर्विसेज ले रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मतलब मुझसे एक राइट ले लेगा मेरा कि मैं ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता कि वो अपना घर मेरे पड़ोस में बनवाए। तो क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, मुझे रेस्ट्रिक्ट कर जाएगा एक पर्टिकुलर एक्ट करने से, तो मेरे मैं ये क्या है फॉरबेरेंस है। अगर फॉरबेरेंस है तो बेटा वो क्या है, कंसिडरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन के अंदर हमारे पास दो पहलू निकल कर आए, क्या कि भाई पेमेंट है मनी के अंदर या अदरवाइज इन रिस्पेक्ट टू या इन रिलेशन टू, इन रिस्पॉन्स टू, या फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, तो वो कंसिडरेशन माना जाएगा। या फिर क्या क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन कंसिडरेशन माना जाएगा मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू किसका, किसी एक्ट का या फॉरबियरेंस का जो हुआ है किस लिए, इन रिस्पेक्ट टू, इन रिस्पॉन्स टू, और फॉर द इंड्यूसमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है। गुड्स सर्विसेज या दोनों की ही, यानी बोथ की सप्लाई के लिए, उस सप्लाई के रिलेशन में, उस सप्लाई के रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हो, कोई मॉनेटरी पेमेंट कर रहे हो मनी के अंदर या अदरवाइज, या कोई एक्ट या फॉरबेरेंस कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम कंसिडरेशन मानेंगे एज पर सेक्शन 231। बट यहाँ पे एक्सप्रेसली ध्यान रखना एक बात एक्सक्लूड की गई है कि भाई सब्सिडी जो देती है सरकार, सीजी हो या एसजी, वो सब्सिडी आपको कंसिडरेशन कंसिडर नहीं करनी है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे कंसिडरेशन का डेफिनेशन, इसको एज इट इज कॉपी कर लो ताकि थोड़ा ध्यान रहेगा। और चाहो तो ये फॉरबियरेंस में वो वाला एग्जांपल ले सकते हो बिल्डिंग डिजाइन का, ठीक है। मेरा और मेरे फ्रेंड का नाम अच्छा ना लगे तो ए और बी के नाम से कर लो, कि ए ने अग्री करा कि वो बी का हाउस जो है डिजाइन करेगा, बट साथ में दूसरा कंडीशन ये भी था कि बी जो है वो क्या नहीं करेगा बी ने साथ साथ ये भी अग्री किया कि वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगा ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ
हाउस ऑफ द ए, है ना, इन हिज नेबरहुड। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा कंसिडरेशन का डेफिनेशन हो गया। तो कंसिडरेशन का ये कर लिया कॉपी। कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्यों करना पड़ा हमको, क्योंकि सर बोल रहा है सप्लाई विद कंसिडरेशन होगा तो ही सप्लाई है। तो कंसिडरेशन में क्या क्या चीज आएंगी हमको पता तो नहीं चाहिए, केवल पैसा ही नहीं आएगा, कोई एक्ट और फॉरबिडेंस भी कंसिडरेशन की डेफिनेशन में आ सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो एक एग्जांपल देते हैं आपको, आप बताना क्या ये कंसिडरेशन है या नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल पूछता हूं मैं आपसे, आप बताइएगा। ठीक है, एग्जांपल पढ़ता हूं मैं आप लोग के लिए। ए अग्रीज टू कंस्ट्रक्ट, ए अग्रीज टू कंस्ट्रक्ट 3 फ्लैट्स फॉर बी। ए ने अग्री करा कि हाँ ठीक है, मैं बी के लिए क्या कर दूंगा, 3 फ्लैट कंस्ट्रक्ट कर दूंगा ऑन लैंड ओन्ड बाय बी। ठीक है, बी की एक जमीन है, तो ए ने अग्री करा ठीक है कि बी की जो जमीन है जो बी ने खुद ने ओन कर रखी है, मैं उस जमीन के ऊपर क्या करूंगा, 3 फ्लैट का कंस्ट्रक्शन कर दूंगा। ठीक है, बदले में क्या हुआ, एंड इन रिटर्न बी अग्रीज टू प्रोवाइड 1 फ्लैट टू ए विदाउट एनी मॉनेटरी कंसिडरेशन। और इसके बदले जो मतलब ए जो कंस्ट्रक्शन करके दे रहा ना फ्लैट्स का, उसके बदले बी ने एग्री करा कि ठीक है तू मेरा फ्लैट कंस्ट्रक्ट करके दे दे मेरे को मेरी जमीन के ऊपर, उन 3 फ्लैट्स में से मैं क्या करूंगा, एक फ्लैट मैं तेरे को दे दूंगा, वो विदाउट मनी के, बिना कोई पैसा लिए तेरे को मैं उनमें से एक फ्लैट दे दूंगा। तो बताओ बच्चों, यहाँ पे जो ये बी ने जो अग्री करा एक फ्लैट देने का, ठीक है, ताकि वो क्या करे उसके 3 फ्लैट को कंस्ट्रक्ट कर दे, तो बताओ ये जो एक फ्लैट दे रहा है बी किसको, ए को, तो क्या ये कंसिडरेशन में आएगा? हाँ ये कंसिडरेशन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बी क्या कर रहा है, एक एक्ट कर रहा है। ठीक है, बी क्या कर रहा है, एक एक्ट कर रहा है, या हम ऐसा कह सकते हैं पेमेंट कर रहा है इन काइंड, मनी में नहीं कर रहा, पेमेंट कर रहा है इन काइंड। ठीक है, किसको, ए को, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फ्लैट्स ऑन हिज ओन लैंड। तो ये कंसिडरेशन के डेफिनेशन में आएगा, हाँ बिल्कुल सर ये कंसिडरेशन के डेफिनेशन में आएगा। क्लियर है बात, आया समझ में? जैसे मैं तुमको बोलता हूँ तुमको मेरे लेक्चर्स का एक्सेस चाहिए, तो मैं तुमको कर रहा हूँ अपने लेक्चर सप्लाई कर रहा हूँ, बट मैं बोलूंगा पर इसका शर्त ये है क्या, कि तुम एग्जाम देने नहीं जाओगे, तो मैं तुमको एग्जाम देने आने से रोक दिया, तो तुमको मैं सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा हूँ, उसके बदले मैंने क्या बोला कि तुम एग्जाम देने नहीं जाओगे, तो वो क्या है, फॉरबियरेंस। तो ये कंसिडरेशन की डेफिनेशन में आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलो तो ये था बच्चों कंसिडरेशन। अब सप्लाई के अंदर कंसिडरेशन वर्ड आया था वो हमने कर लिया। बच्चों एक वर्ड और है जो हमारे पास बार बार हमको देखने को मिल रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, अरे गुड्स और सर्विसेज का डेफिनेशन में समझ लिया, बोथ का मतलब क्या है, क्या गुड्स और सर्विसेज वहां पे दोनों एक साथ सप्लाई कर दी जाएंगी क्या, बोथ का मतलब क्या? तो बेटा देखो, बोथ का मतलब यहाँ पे ऐसा है, कुछ सप्लाई ऐसी होती है जिसमें गुड्स भी होता है और सर्विसेज भी होती है, समझ रहे हो? कुछ सप्लाईज ऐसी होती हैं जिनमें, या कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों साथ में सर्व कर की जा रही होती हैं। जैसे रेस्टोरेंट सर्विसेज, ठीक है, रेस्टोरेंट में जाते हो आप, तो वहां पे सर्विसेज तो मिल रही हैं आपको, साथ साथ क्या है, फूड सर्व हो रहा है, फूड क्या है, एक तरह का गुड है, समझ रहे हो? तो रेस्टोरेंट सर्विसेज। और एक होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट समझते हो, कि कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, आपने उसको बोला कि भाई साहब आप मुझे बिल्डिंग, आपकी जमीन थी, आपने बोला भाई साहब आप मुझे इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करके दे दो, तो वो तो आपको बिल्डिंग खड़ी करके दे देगा, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज आपको दे रहा है, क्या, आर्किटेक्चर की सर्विसेज आपको दे रहा है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन की सर्विस आपको दे रहा है, आपको घर बना के दे रहा है, साथ साथ क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर है, तो माल मटेरियल भी कौन लाएगा, वो कॉन्ट्रैक्टर ही लाएगा। हम करते हैं ना भाई, 2 तरीके से घर बनता है, एक तो होता है कि हम मटेरियल हम ला के देते हैं, सामने वाला क्या करता है अपना लेबर यूज करके घर बना के दे देता है, एक होता है कि हम पूरा के पूरा घर बनाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ही सामने वाले को दे देते हैं, जिसमें माल मटेरियल भी उसका होता है और लेबर भी उसकी होती है, याद है, ध्यान है? तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर वाला काम जो किया आपने, कि आपने सारा के सारा बिल्डिंग बनाने का सारा के सारा कॉन्ट्रैक्ट उसको देते, जिसमें माल मटेरियल लेबर सब उसका ही है, तो वो क्या कहलाता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे अब जब आपको वो घर बना के देगा, तो वो तो हो गई सर्विसेज, क्योंकि उसने वहां पे अपनी सर्विसेज लगाई हैं, है ना, अपनी लेबर सर्विसेज लगाई हैं, कंस्ट्रक्शन करके दिया, तो वो सर्विसेज में काउंट होगा। प्लस उसने क्या करा, वो घर बनाने के लिए ब्रिक्स, ईंटें, सीमेंट, सरिये वगैरह ये सब खरीदे, तो उसमें वो सब गुड्स भी तो लगे हैं, गुड्स भी तो सप्लाई कर रहा है कहीं ना कहीं बीच में, है ना, गुड्स भी तो गुड्स भी तो उसका हिस्सा है उस तरह की सप्लाई का, ईंट वगैरह सीमेंट वगैरह वो सब लाया था ना वो, तो सर
ये इसमें गुड्स भी सप्लाई हो रहा है, साथ साथ सर्विस भी सप्लाई हो रहा है। तो ऐसे सप्लाईज को हम बोलते हैं और बोथ। ठीक है, तो इसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आ गया, रेस्टोरेंट सर्विसेज आ गया, केटरिंग सर्विसेज आ गया। तो ये इसलिए हम ऐसा बाबा बोलते हैं बच्चों, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा होता है कि गुड्स और सर्विसेज साथ में दोनों सप्लाई हो रही होती, तो उसको भी आपको जीएसटी के परव्यू में रखना है। ठीक है, ऐसा। तो चलिए एक बार को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का भी हम वो डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखो जो जो जरूरी है सब बता रहा हूं मैं। देखिएगा बात क्या चल रही है, टॉपिक चल रहा है सप्लाई ऑफ बोथ। जब दोनों की दोनों सप्लाई करना है, गुड्स भी करना है सर्विसेज भी करना है। बोथ मतलब गुड्स भी एंड, और नहीं आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, गुड्स और सर्विसेज दोनों साथ साथ सप्लाई हो रही है इसलिए एंड आएगा, और नहीं आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, तो जनरली बच्चों इसमें दो ही चीजें हमारी फेमस हैं जो बोथ, सप्लाई ऑफ बोथ के अंदर आती हैं। दो ही चीजें फेमस हैं। ठीक है, एक तो है आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एक है आपका रेस्टोरेंट या केटरिंग, केटरिंग या रेस्टोरेंट। अभी रेस्टोरेंट वगैरह तो सब बंद है, नहीं अब तो खुल गए शायद, है ना, अनलॉक चल रहा है तो अब तो खुल गए शायद रेस्टोरेंट। बट मेरे ख्याल से वहाँ पे बैठना अलाउड नहीं है ना रेस्टोरेंट में। टेक अवे वाला कुछ तो भी चल रहा है अभी शायद, है ना। चलो ठीक है, आई होप जल्दी ही हमको रेस्टोरेंट में बैठने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो देखो सप्लाई ऑफ बोथ, सप्लाई ऑफ बोथ में बेसिकली होते तो कई हैं, बट बेसिकली यहाँ पे जनरली नॉर्मली ज्यादातर जो आते हैं वही दो ही आते हैं। कौन कौन, एक तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और एक केटरिंग और रेस्टोरेंट। ठीक है, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन देखते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सॉरी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है क्या। ठीक है, तो देखिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इसका डेफिनेशन हमको जीएसटी के एक्ट में हमको गिवन है, वही हमारे सेक्शन 2 के अंदर। ठीक है, जहाँ पे डेफिनेशन गिवन है हमको, तो उसमें बोला गया बच्चों वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आता है हमारे पास यहाँ पे लंबी बहुत सारी चीजें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग, अगर आप कुछ बिल्ड कर रहे हो तो वो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों। फैब्रिकेटिंग, फैब्रिकेशन वी कैन से, फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन आप ऐसा समझ सकते हो, आ, जैसे फर्नीचर वगैरह होता है तो फर्नीचर को आप वो फैब्रिक वो उसके ऊपर कवर वगैरह लगवाते हो तो फैब्रिकेट, वो हो गया फैब्रिकेशन। या कर्टेन्स वगैरह लगवाना घर में, फैब्रिकेशन। कंप्लीशन, कोई काम का कंप्लीशन करके दे रहे हो आप। इरेक्शन, इरेक्शन, इरेक्शन मतलब टू बिल्ड समथिंग, है ना, कुछ बनाना। इंस्टॉलेशन, अरे कुछ इंस्टॉलेशन भी कर रहे हो तो भी वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कोई मशीन आके इंस्टॉल करके आ रहा है, ठीक है, ऐसा। फिटिंग, इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करा रहे हो कुछ। कई लोग होते हैं जो अपनी इनफील्ड को मॉडिफाई कराते हैं, तो मॉडिफिकेशन, तो वो चीज़ भी क्या है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्रूवमेंट, कुछ इम्प्रूव करा आपने किसी भी चीज़ के अंदर। रिपेयर, रिपेयर करा रहे हो, बिल्डिंग रिपेयर करा रहे हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। मेंटेनेंस का काम चल रहा है बिल्डिंग में, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। रेनोवेशन, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों, रेनोवेशन भी। कुछ ऑल्टर करा रहे हो, ऑल्टरेशन, ऑल्ट्रेशन।
ठीक है, या कमीशनिंग, कुछ सही करवा रहे हो तो मतलब, ठीक है, कमीशनिंग। तो ये सब चीजें हमारी किस में आती हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती हैं। इतनी सारी एक्टिविटी, ये सभी की सभी क्या है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, मॉडिफिकेशन, फिटिंग, इम्प्रूवमेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, ऑल्टरेशन, कमीशनिंग, ये सब चीजें किस में आती हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें किसका, किसका सर, किसका, किसका बिल्डिंग, किसका फिटिंग, किसका मॉडिफिकेशन, किसका रिपेयरमेंट, ये सब किस चीज का रिपेयरमेंट, ये किस चीज का रिपेयरमेंट करेंगे तो इसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बिल्डिंग कर रहे हो, इरेक्शन कर रहे हो, इंस्टॉलेशन कर रहे हो, ठीक है, मॉडिफिकेशन कर रहे हो किसी इमूवेबल, रिपेयर, मेंटेनेंस, किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो ही उसको क्या बोलेंगे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी से, मैंने एनफील्ड का एग्जांपल देता हूं, एनफील्ड का मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका अगर मॉडिफिकेशन कराते हो तो क्या वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं। अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या कर रहे हो, इंस्टॉलेशन, सर इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंस्टॉलेशन, जैसे समझो वो नहीं होते टावर, नेटवर्क टावर्स नहीं होते जो नेटवर्क वगैरह देते हैं, एयरटेल वगैरह के नेटवर्क्स होते हैं, तो उनको इंस्टॉल किया था एक जगह पे, वो क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उनको इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो वो क्या है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। बिल्डिंग का रिपेयर हो रहा है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये सब क्या क्या कहलाते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अगर आपने ये सब कुछ किया है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी हो रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आ रही है बात समझ में। तो जहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रांसफर हो रहा हो गुड्स का, तो वो सारा यहाँ पे तुम्हारे कवर होगा। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये सब चीजें आएंगी, किसका, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप क्या बोलोगे, इनको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे, और यहाँ पे गुड्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है बच्चों, आया बात समझ में। अच्छा, इसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोल रहे हैं, समझ में आई बात, क्योंकि यहाँ पे नहीं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या, इनको बोथ, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड है, ठीक है। तो ये था आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, इसको फटाफट से चाहो तो आप लिख सकते हो, देख लो, ठीक है, पॉज कर लो वीडियो। ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये चीज किस में आती है, सप्लाई ऑफ बोथ, जो हम बोल रहे हैं ना बाबा, सप्लाई ऑफ बोथ। बेटा अगर इनमें से कुछ चीज भी हो रही है किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, इसलिए इतना जरूरी है नाउ। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर। एक और चीज जो सप्लाई ऑफ बोथ में आता है वो क्या, हमारा रेस्टोरेंट या केटरिंग, ठीक है। तो रेस्टोरेंट केटरिंग हम सब जानते हो, तो उनको मुझे एक्सप्लेन या उनका डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, हम सब जाते ही हैं रेस्टोरेंट में। केटरिंग सर्विसेज हम सभी लेते हैं, कभी ना कभी लेते ही हैं, कभी शादी का हो या कोई पार्टी वगैरह का हो तो केटरिंग सर्विसेज हम सब इसलिए उसको सर्विसेज बोलते हैं, ध्यान रखना, केटरिंग केटरिंग हम लेते ही हैं। तो केटरिंग में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे सर्विसेज और गुड्स दोनों सप्लाई किए जाते हैं, तो वो भी और बोथ की डेफिनेशन में आते हैं, तो वो भी सप्लाई के अंदर आते हैं, ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो चलिए एक बार पढ़ देते हैं, एक बार डेफिनेशन आपके लिए, ठीक है, एक बार मीनिंग पढ़ देते हैं आपके लिए रेस्टोरेंट और केटरिंग का, सुनने का बच्चों। सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ any service or in any other manner whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or any drink, ठीक है, where such supply of service is for cash or deferred payment or other valuable consideration, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केटरिंग या रेस्टोरेंट बोलते हैं, किसको, जहाँ पे हमको खाने के लिए फूड या कोई ड्रिंक वगैरह सर्व किया रही है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो चीज़ हम रेस्टोरेंट या केटरिंग में लेते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखना, जब ड्रिंक्स की हम बात करें तो वहाँ पे हम एल्कोहल फॉर लिकर जो है हमारा, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उसको हम जीएसटी के परव्यू के बाहर रखते हैं, ठीक है, समझ में आई बात, ऐसा। तो बच्चों ये था हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है, जहाँ हमने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को हमने देखा। अभी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने इतना जोर क्यों दिया बच्चों, ध्यान रखना, अभी हम शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 पढ़ेंगे, तो वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज आने वाली है अलग से, तो वहाँ ये चीज़ हमारे काम आएगी बहुत, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये था बच्चों हमारा इसका कंसिडरेशन का मीनिंग हम सबने समझ लिया, सप्लाई हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया वहाँ पे इसी के साथ।
ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं हम। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूँ अग्रीड और मेड और अग्रीड टू बी मेड, किसकी? मेड और अग्रीड टू बी मेड। तो अग्रीड टू बी मेड का मतलब समझते हो क्या? कि एडवांस में अगर मैंने किसी से पेमेंट ले लिया है, एडवांस पेमेंट का मतलब कि भाई क्या है, किसी की 2 महीने बाद शादी है, तो उसने हलवाई को क्या करा होगा, मान लो दिसंबर में किसी की शादी है, तो उसको हलवाई तो पहले से ही बुक करना पड़ेगा ना, एडवांस बेसिस पे, 5-6 महीने पहले या 3-4 महीने पहले। ऐसा थोड़ा ना है कि शादी होगी उसी दिन जाके बुक करके आएंगे। तो वो क्या होता है, अग्रीड टू बी मेड। वो क्या होता है, अग्रीड टू बी मेड, कि मैंने सामने वाला रेडी है क्या, दैट ही विल सप्लाई सच गुड्स और सर्विसेज टू मी एट अ फ्यूचर डेट। तो जो अग्री टू बी मेड लाइन ना, वो किसके लिए? वो है एडवांस पेमेंट्स के लिए, कि अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा कोई भी सेल, ऐसा कुछ बार्टर ट्रांसफर एक्सचेंज है जो किसी फ्यूचर डेट को होने वाला है, तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। और यहाँ पे कमाल क्या सुनना, तो समझना, मैं हलवाई हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मैं आज से 4-5 महीने बाद क्या करूंगा, किसी शादी में अपना केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो भैया ऐसा तो है नहीं कि बिना कोई पेमेंट रिसीव किए मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ शादी में और पूरा काम करके उसको फिर बोलूंगा लाओ आप पूरा पेमेंट कर दो। हलवाई वगैरह क्या करते हैं, एडवांस में पेमेंट लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एडवांस में उससे पेमेंट ले लूंगा कि भैया मेरा पूरा खर्चा आपका लगेगा 2 लाख रुपए, आप एक काम करो 50,000 रुपए एडवांस जमा करा दो। और 50,000 रुपए लेके मैं क्या कर गया, मैंने अग्री कर लिया कि हाँ मैं अपनी सर्विस आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये 50,000 जो एडवांस पेमेंट मैंने रिसीव करी है अग्री टू बी मेड के अंदर, 50,000 जो मैंने एडवांस पेमेंट रिसीव की, तो इस पर भी मेरे को जीएसटी पे करना पड़ जाएगा, क्योंकि बोला गया है अगर मैंने अग्री भी किया ना टू बी मेड, मैं कहूंगा अरे मैंने जीएसटी क्यों लगा रहे हो, मैंने अभी सप्लाई की थोड़ी ना, अभी शादी हुई थोड़ी ना, मैंने सप्लाई थोड़ी ना की जो जीएसटी लगा रहे हो। बोले नहीं, अग्री टू बी मेड, आपने अग्री कराना कि आप सप्लाई करोगे, आपने एडवांस ले लेना, जीएसटी लगेगा। आई बात समझ में? तो एक्चुअल सप्लाई नहीं भी होगी ना, अग्री टू बी मेड है ना, तो भी जीएसटी, क्योंकि इसको भी सप्लाई की डेफिनेशन में लिया गया है। आई बात समझ में? ऐसा चीज, तो ये अग्री टू बी मेड एक एडवांस वाला केस में तुमको बता दिया। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो कंसिडरेशन के बिना भी सप्लाई है, हाँ है। कहाँ है? शेड्यूल 1 के अंदर है। ठीक है, तो अब बच्चों आज के लेक्चर में हम यहाँ तक कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वहाँ हम शेड्यूल 1 के अंदर, शेड्यूल 2 के अंदर, शेड्यूल 3 के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज दी हैं उनको हम चेक करेंगे। वहाँ हम देखेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज बिना कंसिडरेशन की भी सप्लाई है, कौन सप्लाई ऑफ गुड्स है, कौन सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो सप्लाई कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, मिलते हैं बच्चों कल। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।